स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल एग्जाम पैरा पर। मैं फार्मासिस्ट रॉबिन सिंह एक बार फिर से आप सभी लोगों के लिए लेकर के आया हूँ यूपीएनएचएम फार्मासिस्ट एग्ज़ाम के क्वेश्चंस। और ये क्वेश्चंस हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट जो कि आपको यूपीएनएचएम के अलावा दूसरे भी फार्मासिस्ट के एग्ज़ाम में हेल्प करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं अपना आज का सेशन। देखिए जैसा कि आप लोग देख ही रहे होंगे कि ये मैंने देखिए हैंड रिटन नोट्स बनाए मैं आपको जो है पीडीएफ फाइल में या पीडीएफ फॉर्मेट में दे पाऊँ कंटेंट को। तो अब आपको कंटेंट जो भी मिल रहा है वो हैंड रिटन ही मिलेगा और यही आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, बेस्ट डिस्क्रिप्शन फॉर ऑर्फेन ड्रग्स। जैसा कि आप लोग पहले भी पढ़ चुके होंगे, बेस्ट डिस्क्रिप्शन फॉर ऑर्फेन ड्रग। ऑर्फेन ड्रग्स क्या होती हैं, तो इसका आंसर क्या होगा जाकर के रिक्वायर्ड टू ट्रीट और प्रिवेंट अ रेयर डिसीज। इसका क्या मतलब होगा जाकर के रिक्वायर्ड टू ट्रीट और प्रिवेंट अ रेयर डिसीज। जब हम लोग किसी ऐसी डिसीज़ को ट्रीट करने का प्रयास करते हैं या कोशिश करते हैं जो बहुत ही रेयर डिसीज़ होती है, तो उसके लिए जो मेडिसिन्स का यूज़ करते हैं उस मेडिसिन्स को एक टर्म देते हैं, कहते हैं ऑर्फेन ड्रग। ऑर्फेन ड्रग्स का मतलब ऐसी डिसीज़ को ट्रीट करने के लिए जो डिसीज़ बहुत ही ज़्यादा रेयर हो। ठीक है, तो उस डिसीज़ को ट्रीट करने के लिए या उस डिसीज़ को प्रिवेंट करने के लिए हम लोग जो भी मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं उसको कहते हैं ऑर्फेन ड्रग्स। जैसे दूसरा क्वेश्चन हमारे सामने आ गया अपना ये क्वेश्चन कह रहा है कि सिंथेटिक एनाइनिक इमल्सिफाइंग एजेंट। सिंथेटिक एनाइनिक इमल्सिफाइंग एजेंट, इमल्सन क्या होता है जाकर के, जब आप दो फेज मिलाएंगे जाकर के, जैसे ऑयल को वाटर में मिला देंगे या वाटर को ऑयल में मिला देंगे तो इमल्सन बन जाएगा। और जब इनको मिलाएंगे कैसे, इमल्सिफाइंग एजेंट होते हैं जाकर के जो ऑयल को वाटर में मिला देते हैं जाकर के, तो उसको कहते हैं इमल्सिफाइंग एजेंट। आप नॉर्मली अगर ऑयल को वाटर में मिलाएंगे तो नहीं मिलेगा, उसके लिए इमल्सिफाइंग एजेंट की ज़रूरत होती है जो दोनों को आपस में मिक्स करते हैं। जैसे कि गम ट्रेगाकैंथ आ जाता है जाकर के, गम कराया आ जाता है जाकर के, और भी दूसरे हैं। तो इसमें आपसे पूछ रहा है कि जो एनाइनिक कैटेगरी के होते हैं जाकर के, सिंथेटिक हों और एनाइनिक हों, तो इसमें आंसर आप क्या करेंगे जाकर के, आपके सामने आंसर है सोडियम लॉरेल सल्फेट। सोडियम लॉरेल सल्फेट, और इसी में एक होता है सोडियम सिटाइल सल्फेट। सोडियम लॉरेल सल्फेट और सोडियम सिटाइल सल्फेट, सोडियम लॉरेल सल्फेट और सोडियम सिटाइल सल्फेट, ये जो है आपके सामने आंसर है। ठीक है, अब हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फॉर पायरोजन टेस्ट विच एनिमल इज टेकन फॉर एक्सपेरिमेंट। हम लोग पायरोजन टेस्टिंग करते हैं, जब पायरोजन का मतलब होता है जाकर के फॉरेन पार्टिकल। फॉरेन पार्टिकल का मतलब, पायरोजन का मतलब जैसे कोई बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया का अगर कोई पार्ट है तो उसको कह देते हैं हम लोग पायरोजन। ठीक है, तो बैक्टीरिया के ही इनएक्टिव पार्ट को या बैक्टीरिया के कोई एक ऐसे पार्ट को जो हमारे फॉर्मुलेशंस में रह गया हो, जो हमारे प्रोडक्ट के अंदर रह गया हो, उसको कहते हैं पायरोजन। तो पायरोजन इज आल्सो द पार्ट ऑफ बैक्टीरिया। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का पार्ट होता है पायरोजन, उसको हम लोग कहते हैं। तो पायरोजन की टेस्टिंग के लिए किस एनिमल पे हम लोग टेस्ट करेंगे जाकर के, आप बताएंगे रैबिट। रैबिट पे हम लोग पायरोजन की टेस्टिंग करते हैं, बस इतना समझना है। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे जाकर के, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स फॉर एल्केलॉइड सिंथेसिस इन प्लांट आर। देखिए आपसे कह रहा है कि प्राइमरी मेटाबोलाइट्स क्या होगा जाकर के एल्केलॉइड की सिंथेसिस के लिए। प्राइमरी मेटाबोलाइट फॉर एल्केलॉइड सिंथेसिस, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स फॉर एल्केलॉइड सिंथेसिस इन प्लांट्स आर। प्लांट में, प्लांट मतलब पौधों में प्राइमरी मेटाबोलाइट्स क्या होगा एल्केलॉइड की सिंथेसिस के लिए। एल्केलॉइड अगर बनाना है या एल्केलॉइड को बनना है प्लांट के अंदर, तो उसका प्राइमरी मेटाबोलाइट्स क्या होना चाहिए, तो आप बताएंगे अमीनो एसिड। अमीनो एसिड जो होता है प्राइमरी मेटाबोलाइट्स होता है एल्केलॉइड की सिंथेसिस के लिए प्लांट में। इतना याद रखना है आपको, बस सीधे सीधे क्वेश्चन और आंसर। फिर बढ़ेंगे, एसियाटिकोसाइट्स आर प्रेजेंट एज एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट इन। एसियाटिकोसाइट्स किस में प्रेजेंट होता है एज एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट, तो आप क्या बताएंगे जाकर के, एसियाटिकोसाइट्स आर द प्रेजेंट एज एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स इन ब्राह्मी। ब्राह्मी जो ध्यान बढ़ाता है, इसी में जो है आपका एसियाटिकोसाइट्स प्रेजेंट होता है जाकर के। ठीक है, तो द राइट आंसर इज ब्राह्मी, द राइट आंसर इज ब्राह्मी। फिर आगे बढ़ेंगे चल करके हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलेंगे। ड्रग टू बी टेकन अंडर द मेडिकल सुपरविजन आर अंडर द शेड्यूल। जो ऐसी दवाएं होती हैं जिनको हम लोगों को किसी मेडिकल प्रैक्टिशनर की देखरेख में लेने चाहिए, किसी भी सुपरविजन में लेनी चाहिए, अपने मन से दवाई नहीं खानी चाहिए, किसी डॉक्टर की देखरेख में ले लीजिए, किसी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर की देखरेख में ले लीजिए, तो ऐसी दवाओं को किस शेड्यूल में रखा जाता है, आप लोग आंसर करेंगे शेड्यूल जी। तो ड्रग्स टू बी टेकन अंडर द मेडिकल सुपरविजन आर अंडर द शेड्यूल, तो आप बताएंगे शेड्यूल जी के तहत आती हैं ऐसी दवाएं। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, हमारा अगला क्वेश्चन आ रहा है, इन टैबलेट मैन्युफैक्चरिंग टाल्क इज यूज्ड एज। इन टैबलेट मैन्युफैक्चरिंग टाल्क इज यूज्ड एज। देखिए जब हम लोग टैबलेट बनाते हैं तो उसमें टाल्क का यूज़ होता है। टाल्क का यूज़ क्या होता है,
तो आप बताएंगे ग्लाइडेंट। ग्लाइडेंट का मतलब क्या होगा, जगह जैसे हमने ये हमारा प्रोडक्ट है, हॉपर में हम लोगों ने प्रोडक्ट को डाला, तो जब ये हमारा रॉ प्रोडक्ट में जब हम लोग ग्लाइडेंट मिलाएंगे तो ग्लाइडेंट क्या होगा, यहाँ से इसको स्लिप करने में हेल्प करेगा जा करके, ताकि हमारी जो जो रॉ मटेरियल है यहाँ पर जा करके कहीं भी फंसे ना, ठीक है ना। तो जब ये रॉ मटेरियल हमारा पहुँचता है इधर डाई एंड पंचेस के बीच में, तो जब डाई और पंच दोनों आपस में जो है टकराते हैं, तब जा करके टैबलेट हमारा बन जाता है। तो फ्रिक्शन को रोकने के लिए, घर्षण को रोकने के लिए, ठीक है ना, ऐसा ना हो कि हमारा जो पाउडर है, जो हमारा रॉ मटेरियल है, वो बीच में ही कहीं फंस जाए, तो उसको रोकने के लिए यानी ये प्रोवाइड कराता है क्या, आप बताएंगे, ये प्रोवाइड करवाता है जा करके एक तरीके से स्मूथनेस, स्मूथनेस, ठीक है ना, लुब्रिकेशन एक तरीके से प्रोवाइड करवाता है जा करके आप कह सकते हैं। लेकिन लुब्रिकेशन टर्म अलग है और ग्लाइडेंट टर्म अलग है। ग्लाइडेंट का मतलब चिकनाहट एक तरीके से प्रोवाइड करवाएगा जा करके कि वो सीधे ग्लाइड करके नीचे आ जाए, ठीक है। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बॉल मिल प्रिंसिपल। बॉल मिल का प्रिंसिपल क्या है, बॉल मिल का प्रिंसिपल क्या है, तो आप लोग आंसर करेंगे द प्रिंसिपल ऑफ बॉल मिल कॉम्बिनेशन ऑफ इम्पैक्ट एंड एट्रिशन। कॉम्बिनेशन ऑफ इम्पैक्ट एंड एट्रिशन, बॉल मिल का प्रिंसिपल क्या है, तो आप बताएंगे कॉम्बिनेशन, दोनों चीज़ें होती हैं, इम्पैक्ट और एट्रिशन। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे चल करके अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ड्रग इंस्पेक्टर is appointed as per the provision of ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1945। देखिए ड्रग आपसे पूछा जा सकता है कि ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट कब आया, तो आप आंसर करेंगे ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट वाज कम इनटू द ईयर ऑफ 1940। और इसका एक्ट कब आया, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट का रूल्स कब आया, सॉरी रूल्स कब आया, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट आया 1940 में, लेकिन इसका जो रूल्स आएगा वो आएगा जाकर के 1945 में। तो इसमें आपसे पूछ रहा है कि जो ड्रग इंस्पेक्टर होता है उसका अपॉइंटमेंट यानी जो उसकी ज्वाइनिंग होती है वो किस नियम के तहत होती है, किस प्रोविज़न के तहत होती है, तो आप बताएंगे ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1945। इसमें इसमें पूरा आंसर होना चाहिए ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 एंड रूल्स 1945। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, हाइड्रोजन परऑक्साइड आईपी। हाइड्रोजन परऑक्साइड आईपी यूज्ड एज एंटीसेप्टिक कंटेन्स। देखिए हाइड्रोजन परऑक्साइड आईपी यूज्ड एज एंटीसेप्टिक, तो जो हम लोगों के सामने जो बॉटल आती है हाइड्रोजन की जो बॉटल आती है वो 5-6 रुपए वाली, ठीक है ना, वाइट कलर की, तो इसमें क्या लिखा होता है, 6% वेट पर वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड। 6% वेट पर वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड। इसके दो वेरिएंट्स आते हैं, एक 6% का आता है, एक दूसरे परसेंटेज में आता है, आई थिंक 12% में आता है जाकर के। लेकिन एंटीसेप्टिक की डिफिनीशन आपके लिए यहाँ पे महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है कि एंटीसेप्टिक किसे कहते हैं, तो द कंपाउंड्स विच आर यूज्ड, द कंपाउंड्स विच आर यूज्ड टू इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है, टू इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उसको कहते हैं एंटीसेप्टिक। अगर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहीं भी है, ठीक है, सरफेस पे है, तो एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट में अंतर क्या आ जाएगा, एंटीसेप्टिक को बेसिकली हम लोग लिविंग सरफेस पे इस्तेमाल करेंगे, लिविंग टिश्यू पे इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, लिविंग सरफेस पे आप बोल सकते हैं एंटीसेप्टिक का यूज़ करते हैं लिविंग सरफेस पे, और डिसइंफेक्टेंट का यूज़ करते हैं जो नॉन लिविंग सरफेस होती है, जैसे कि हमारी अर्थ हो गई, ज़मीन हो गई, या मेज हो गई, कुर्सी हो गई, तो वहाँ पे डिसइंफेक्टेंट का यूज़ करेंगे। और डिसइंफेक्टेंट का काम क्या होता है, डिसइंफेक्टेंट आर द केमिकल कंपाउंड विच आर यूज्ड टू प्रिवेंट और इनहिबिट द ग्रोथ और किल द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे थे कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड आईपी यूज्ड एज एंटीसेप्टिक कंटेंट्स। देखिए हाइड्रोजन पेरोक्साइड आईपी जो है एंटीसेप्टिक के फॉर्म में अगर आपको इस्तेमाल करना है तो उसका अमाउंट होना चाहिए 6% वेट पर वॉल्यूम। W/V का मतलब है वेट पर वॉल्यूम, ठीक है ना। फिर आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपसे पूछा जा रहा है कि इज अ ब्लड कोगुलेशन फैक्टर, इनमें से कौन सा एक ब्लड कोगुलेशन फैक्टर है, तो कैल्शियम अगर आपको लिखा हुआ मिल जाए, ब्लड कोगुलेशन में हेल्प करता है हमारा कैल्शियम, ब्लड के कोगुलेशन में हेल्प करता है कैल्शियम, तो कैल्शियम इज अ ब्लड कोगुलेशन फैक्टर। फिर देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है जाकर के कि एजेंट यूज्ड एज अ ओपैक रेडियो ओपैक कंट्रास्ट मीडियम। देखिए एजेंट जो कि इस्तेमाल किया जाता है रेडियो ओपैक कंट्रास्ट मीडियम की तरह, तो आपको बताना है ये कौन सा एजेंट होता है, बेरियम सल्फेट। बेरियम सल्फेट का इस्तेमाल हम लोग करते हैं रेडियो ओपैक
कंट्रास्ट मीडियम की तरह, रेडियो ओपैक कंट्रास्ट मीडियम की तरह। फिर आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। यूजीनिया कैरियोफाइलस इज द बोटेनिकल नेम ऑफ, यूजीनिया कैरियोफाइलस किसका बोटेनिकल नेम है? तो आपको बताना है क्लोव। क्लोव इज द राइट आंसर। यूजीनिया कैरियोफाइलस इज द बोटेनिकल नेम ऑफ क्लोव। यूजीनिया कैरियोफाइलस इज द बोटेनिकल नेम ऑफ क्लोव। फिर हम लोग 14 नंबर ऑफ क्वेश्चन पे चलेंगे जाकर। कैलामाइन आईपी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कैलामाइन आईपी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कैलामाइन आईपी, इसका जो कॉम्बिनेशन होता है ये क्या होता है? कैलामाइन आईपी के अंदर होता क्या है? बेसिक जिंक ऑक्साइड विद फेरिक ऑक्साइड। आपसे बताना है, आपको बताना है बेसिक जिंक ऑक्साइड विद फेरिक ऑक्साइड। क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि कैलामाइन के अंदर क्या होता है। जैसे कैलामाइन क्या हो गया? कैलामाइन एक तरीके से हमारा होता तो साल्ट ही है, लेकिन ये साल्ट केमिकल्स का यूज करके बनाया जाता है। कौन सा केमिकल्स? उसमें बेसिक जिंक ऑक्साइड होगा विद फेरिक ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड के साथ में जिंक ऑक्साइड मिला हुआ होगा। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ हम लोग चल रहे हैं। कॉट्रीमॉक्साजोल टैबलेट कंटेंट्स, देखिए एंटी माइक्रोबियल टैबलेट होती है हमारी कॉट्रीमॉक्साजोल, ये एंटी माइक्रोबियल टैबलेट होती है, ठीक है। कॉट्रीमॉक्साजोल एंटी माइक्रोबियल टैबलेट होती है जाकर के। इसमें 5 पार्ट्स चाहिए होते हैं सल्फा मिथॉक्साजोल के, 5 पार्ट्स ऑफ सल्फा मिथॉक्साजोल प्लस 1 पार्ट ऑफ ट्राइमिथोप्रिम। 5 पार्ट ऑफ सल्फामिथॉक्साजोल प्लस 1 पार्ट ऑफ ट्राइमिथोप्रिम, 5 पार्ट्स ऑफ सल्फामिथॉक्साजोल प्लस 1 पार्ट ऑफ ट्राइमिथोप्रिम, तब ये हमारा बन जाएगा कॉट्रीमॉक्साजोल टैबलेट। तो कॉट्रीमॉक्साजोल अगर 60 बनाना है तो 5 भाग हमें मिला देने हैं सल्फामिथॉक्साजोल के, और उसमें एक भाग रहेगा ट्राइमिथोप्रिम का, ठीक है। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए क्वेश्चन क्या है? ल्यूगॉल सॉल्यूशन। ल्यूगॉल सॉल्यूशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ल्यूगॉल सॉल्यूशन में क्या होता है? 5% आयोडीन, ठीक है, 5% आयोडीन वेट पर वॉल्यूम और 10% पोटेशियम आयोडाइड वेट पर वॉल्यूम, इनको मिला देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा? ल्यूगॉल सॉल्यूशन बन जाएगा। 5% आयोडीन ले लेंगे वेट पर वॉल्यूम के हिसाब से, और 10% पोटेशियम आयोडाइड ले लेंगे वेट पर वॉल्यूम के हिसाब से, तो ये हमारा बन जाएगा जाकर के ल्यूगॉल सॉल्यूशन। फिर आगे बढ़ेंगे जाकर के हम लोग। एंटीडोट यूज्ड इन साइनाइड पॉइजनिंग। अगर देखिए साइनाइड विश्व का, ऐसा कहा जाता है कि साइनाइड जो है दुनिया का सबसे तेज जहर है, ठीक है, और इसके लिए एंटीडोट क्या है? तो आप बताएंगे जाकर के एंटीडोट यूज्ड इन साइनाइड पॉइजनिंग, सोडियम नाइट्राइट का इस्तेमाल कर सकते हैं। सोडियम नाइट्राइट इज यूज्ड एज अ एंटीडोट इन साइनाइड पॉइजनिंग, ठीक है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं जाकर के। एंटीडोट का मतलब जो पॉइजन को एंटागोनाइज कर दे जाकर के, जो पॉइजन के इफेक्ट को कम कर दे जाकर के, जो भी पॉइजन किसी ने ले लिया है या पॉइजन जो भी है तो उसको न्यूट्रल कर दे जाकर के, पॉइजन अपना एक्शन ना शो करे, उसको कहते हैं एंटीडोट। फिर हम लोग पढ़ेंगे जाकर के एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग। तो आपको 4 ऑप्शन दिए रहे होंगे, उसमें से एक ये देखिए फार्माकोग्नोसिक क्वेश्चन है। एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग कौन सी है? तो आपको बताना रोल्फिया। रोल्फिया से क्या मिलता है? रेसरपिन, ठीक है ना। तो रोल्फिया से मिलता है रेसरपिन, और रेसरपिन एक्ट करता है एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग, यानी ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए यूज करते हैं हम लोग रोल्फिया। रोल्फिया सर्पेंटाइना इसको पूरा नाम, इसका पूरा नाम ये है, रोल्फिया सर्पेंटाइना। अगला क्वेश्चन आ जाएगा एग्जाम्पल ऑफ प्रोड्रग। देखिए प्रोड्रग का एग्जाम्पल, ये भी क्वेश्चन आपका काफी इंपॉर्टेंट है। यूपी एनएचएम के एग्जाम के साथ साथ ये दूसरे जो फार्मासिस्ट के एग्जाम है उसमें भी महत्वपूर्ण जो रोल है वो प्ले करता है। ये क्वेश्चन मिल जाएगा आपको, और आंसर भी इसका बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है। एग्जाम्पल ऑफ प्रोड्रग लीवोडोपा। लीवोडोपा एक एग्जाम्पल है प्रोड्रग का, ठीक है। वैसे तो बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, लेकिन लीवोडोपा का क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ईसी आपसे पूछा जा रहा है, डीईसी इज द ड्रग ऑफ चॉइस इन द ट्रीटमेंट ऑफ, डीईसी डाई एथाइल कार्बामाजिपिन। बेनासाइड 4 टैबलेट अगर आपने देखी होगी तो उसमें यही होता है, डीईसी बेनासाइड 4 टैबलेट में डाई एथाइल कार्बामाजिपिन इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ फाइलेरियल इन्फेक्शन। फाइलेरियल इन्फेक्शन, जो फाइलेरिया का इन्फेक्शन हो जाता है उसमें हम लोग इस्तेमाल करते हैं डीईसी। एक्सीलेंट ट्रीटमेंट माना जाता है फाइलेरिया का डाई एथाइल कार्बामाजिपिन। और फाइलेरिया होता किससे? फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो से। फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो जो होता है वो फाइलेरिया जो है कॉज कर देता है। और फाइलेरिया कॉज कौन करता है? वुचेरिया एक होता है एनिमल, उसको हम लोग कहते हैं वुचेरिया जंतु होता है, ठीक है। तो वुचेरिया जंतु की वजह से फाइलेरिया जो है इन्फेक्शन हो जाता है। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। ऑर्गेनो फास्फोरस पॉइजनिंग इज ट्रीटेड विद, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको बताना एट्रोपिन, एट्रोपिन ना मिले तो प्रेलिडॉक्सिम। ऑर्गेनो फास्फोरस पॉइजनिंग इज ट्रीटेड विद एट्रोपिन, अगर एट्रोपिन नहीं मिलता है तो प्रेलिडॉक्सिम।
एट्रोपिन ना मिलने पे आप लगाएंगे आंसर प्रेलिडॉक्सिम। फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग, बेंजोडाइजिपिन्स रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। आपसे पूछ रहा है कि बेंजोडाइजिपिन्स रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, बेंजोडाइजिपिन्स जो होते हैं, डाइजिपाम, लोराजिपाम और ऑक्साजिपाम, नाइट्राजिपाम, इनका जब पॉइजनिंग हो जाए, एक तरीके से कह रहा है कि अगर इनका पॉइजनिंग हो जाए तो इसको एंटागोनाइज करने के लिए फ्लूमाजेनिल आप दे दीजिएगा। क्या देंगे? फ्लूमाजेनिल। तो बेंजोडाइजिपिन्स रिसेप्टर एंटागोनिस्ट में राइट आंसर आ जाएगा फ्लूमाजेनिल। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, जाकर क्वेश्चन नंबर 23, इप्सम साल्ट। कभी कभी पूछ लेता है सीधे सीधे कि इप्सम साल्ट क्या होता है, आप बताएंगे मैग्नीशियम सल्फेट। मैग्नीशियम सल्फेट इज आल्सो नोन एज इप्सम साल्ट। फिर हम लोग आगे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, एडवर्स इफेक्ट ऑफ क्लोजापिन। आपसे पूछा जा रहा है कि एडवर्स इफेक्ट ऑफ क्लोजापिन क्या होगा, आप बताएंगे ग्रेन्युलोसाइटोसिस। बस इतना याद रखना है, क्लोजापिन, ओलेंजापिन, रेस्पेरिडॉन, ये सब एंटीसाइकोटिक्स ड्रग होती हैं जाकर के। तो क्लोजापिन का क्या होगा? ग्रेन्युलोसाइटोसिस, ये होता है इसका एडवर्स इफेक्ट। अब मैं एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछ रहा हूँ कि व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन एडीआर यानी एडवर्स ड्रग रिएक्शन और साइड इफेक्ट, ठीक है ना। तो एडवर्स ड्रग रिएक्शन या साइड इफेक्ट में जो हमारा बेसिक डिफरेंस है वो क्या है, ये आपको बताना है। 24 नंबर से हम लोग मूव करेंगे 25 नंबर ऑफ क्वेश्चन पे। लेनोलिन इज, देखिए ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेनोलिन इज हाइड्रस वुल फैट। देखिए आपको मिल सकता है ये क्वेश्चन यूपीएनएचएम के एग्जाम में, जिसमें मैं कह रहा हूँ इंपॉर्टेंट है, इन पे थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करना है, बाकी सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। लेनोलिन इज हाइड्रस वुल फैट, ये आपको क्वेश्चंस को मैंने निकाला है अपने एक एक नोट्स से, जो मैं नोट्स बनाता था उसी से मैंने ये सारे क्वेश्चंस निकाले, जो मुझे कहीं ना किसी एग्जाम में दिखे हैं या आने की संभावनाएं इनकी हैं, प्रबल संभावनाएं इनके आने की हैं। तो ये ऐसे क्वेश्चन है जो आपको किसी ना किसी फार्मासिस्ट के एग्जाम में देखने के लिए मिल जाएंगे। Lanolin is also known as hydrous wool fat. Second name of lanolin is hydrous wool fat. फिर हम लोग देखिए आगे बढ़ेंगे, एंटी जीरोप्थेल्मिक विटामिन किसको कहते हैं, तो विटामिन ए। विटामिन ए का केमिकल नेम क्या है? रेटिनॉल। रेटिनॉल है, रेटिनल है, रेटिनोइक एसिड है, आप कुछ भी बोल सकते हैं। और एंटी जीरोप्थेल्मिक विटामिन, जीरोप्थेल्मिया क्या होता है? देखिए जहाँ पे जीरो लग जाए, जीरो का मतलब होता है ड्राइनेस से, ड्राइनेस से। तो जीरोप्थेल्मिया का मतलब क्या होता है? ऑप्थेल्मिक, ऑप्थेल्मिक का मतलब होता है आँख। तो आँखों में अगर आपके सूखापन आ जाए, आँखों में जो ये गीलापन होता है, अगर ये गीलापन ना होकर के सूखापन आ जाए, ड्राइनेस आ जाए, तो आँखें हमारी देसी लैंग्वेज में हम लोग कहते हैं करकराने लगती हैं। करकराने लगती हैं मतलब आपको आँखों में ऐसा लगेगा कि आँखें आपकी करकरा रही हैं। करकरा रही हैं मतलब सूखा सूखा है भाई, चूंकि वहाँ पे लुब्रिकेशन है नहीं, तो आपको लगेगा कड़कड़ाहट है आँखों में, ठीक है। तो इसको कहते हैं जीरोप्थेल्मिया। अगर विटामिन ए की कमी हो जाएगी तो आपको जीरोप्थेल्मिया जो है हो जाएगा। आपको इस डिसीज को क्या कहा जाएगा? जीरोप्थेल्मिया। जीरोप्थेल्मिया का मतलब आंखों में करकराहट होना, ठीक है। तो इसी को दूर करने के लिए हम लोग देते हैं कौन सी मेडिसिन, ये आपको बताना है। कौन सी मेडिसिन देते हैं हम लोग? इसमें देते हैं हम लोग मिथाइल सोडियम सीएमसी, सोडियम कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज, सोडियम सीएमसी कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज, ये ट्रीटमेंट होता है एंटी जीरोप्थेल्मिक जीरोप्थेल्मिया का। और एंटी जीरोप्थेल्मिक विटामिन क्या है? विटामिन ए। फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, 27 नंबर ऑफ क्वेश्चन, एसी टॉक्सी बेंजोइक एसिड इज। देखिए एस्प्रिन, कभी कभी आपसे पूछ लेता है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एस्प्रिन, तो आप बताएंगे एसी टॉक्सी बेंजोइक एसिड। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एस्प्रिन? एसी टॉक्सी बेंजोइक एसिड। फिर बढ़ेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 28, एल्डोस्टेरॉन एंटागोनिस्ट। आपको बताना है एल्डोस्टेरॉन एंटागोनिस्ट, मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्पाइरोनोलैक्टोन। कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्जाम में आपको देखने के लिए मिल जाएगा फार्मासिस्ट के, एल्डोस्टेरॉन एंटागोनिस्ट, स्पाइरोनोलैक्टोन। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे चल के 29 नंबर ऑफ क्वेश्चन पे, सेलेनियम सल्फाइड इज यूज्ड एज अ, यूपीएनएचएम का फेवरेट क्वेश्चन है सेलेनियम सल्फाइड, हो सकता है आपको इस बार क्वेश्चन मिल भी जाए। सेलेनियम सल्फाइड इज यूज्ड एज अ एंटी डैंड्रफ एजेंट, एंटी डैंड्रफ एजेंट की तरह हम लोग इस्तेमाल करते हैं सेलेनियम सल्फाइड का, ठीक है। सेलेनियम सल्फाइड और बेंजोइक एसिड का भी इस्तेमाल हो जाता है कभी कभी एंटी डैंड्रफ की तरह, ठीक है। जिंक पायरीथायोन का इस्तेमाल हो जाता है, लेकिन एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा एंटी डैंड्रफ एजेंट नहीं है, तो वहाँ पे होता है जिंक पायरुवेट। जिंक पायरुवेट नहीं होता है, जिंक पायरीथायोन होता है एंटी डैंड्रफ एजेंट, सेलेनियम सल्फाइड होता है और बेंजोइक एसिड भी होता है। फिर हम लोग बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 30, रिफर्ड एज अ गुड कोलेस्ट्रॉल। देखिए कौन सा एक गुड कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है, तो आप बताएंगे एचडीएल। एचडीएल का फुल फॉर्म हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन को कहते हैं एचडीएल, और एचडीएल हमारा एक गुड कोलेस्ट्रॉल होता है, ठीक है। अब हम लोग फिर से बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 31 नंबर ऑफ क्वेश्चन, और क्वेश्चन क्या है? नैलेक्सॉन इज यूज्ड इन द पॉइजनिंग ऑफ
बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नैलेक्सॉन इज यूज्ड इन द पॉइजनिंग ऑफ, आप बताएंगे मॉर्फिन। अगर किसी को मॉर्फिन की पॉइजनिंग हो जाए, कोई मॉर्फिन ज़्यादा मात्रा में ले ले, तो उसको हम लोग क्या देंगे जिससे मॉर्फिन का इफेक्ट कम हो जाए? तो आप बताएंगे नैलेक्सॉन, एक केमिकल है नैलेक्सॉन, हम लोग नैलेक्सॉन दे देंगे तो मॉर्फिन का इफेक्ट कम हो जाएगा। तो वही कह रहा है कि नैलेक्सॉन इज यूज्ड इन द पॉइजनिंग ऑफ मॉर्फिन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे जाकर के। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? ड्रग यूज्ड टू ट्रीट एल्कोहलिज्म। देखिए जो एल्कोहलिक पेशेंट होते हैं, जाकर के एल्कोहलिक पेशेंट जो होते हैं, अगर उनके एल्कोहल को पीने की जो आदत है उनको छुड़वानी है, तो उसको छुड़वाने के लिए जो हम लोग केमिकल्स देते हैं, उस केमिकल्स को कहते हैं एंटाबेस। क्या कहते हैं? एंटाबेस। तो एंटाबेस इज अ केमिकल यूज्ड टू ट्रीट एल्कोहलिज्म। एल्कोहलिज्म का मतलब जो कोई एल्कोहलिक व्यक्ति हो गया, उसको एल्कोहल की आदत लग गई, तो उसको आदत छुड़वाने के लिए हम लोग जो ट्रीटमेंट में मेडिसिन देते हैं उसको कहते हैं एंटाबेस। आपसे एक क्वेश्चन एल्कोहलिज्म पे एक और क्वेश्चन बनता है जाकर के कि मेट्रोनिडाजोल इज एक्ट लाइक आ। तो मेट्रोनिडाजोल भी आपका एंटाबेस की तरह ही काम करता है। डाइसल्फीराम भी क्या होता है? एक एंटाबेस होता है। डाइसल्फीराम का इस्तेमाल होता है एंटी एल्कोहलिक, एज अ एंटी एल्कोहलिक, यानी कोई अल्कोहल लेता है तो उसको डाइसल्फीराम दे देंगे। ये पिछली बार यूपीएनएचएम में क्वेश्चन पूछा गया था कि अल्कोहल को एंटागोनाइज करने के लिए कौन सा केमिकल देंगे, तो उसमें आपका था डाइसल्फीराम। तो जो मेट्रोनिडाजोल होता है वो भी डाइसल्फीराम लाइक रिएक्शन शो करता है। सिफेलोस्पोरिन भी जो होता है, सिफेलोस्पोरिन एंटीबायोटिक, कौन सा एंटीबायोटिक? एंटाबेस की तरह काम करता है जाकर के, या डाइसल्फीराम की तरह काम करता है। तो सिफेलोस्पोरिन कैटेगरी की जो भी एंटीबायोटिक्स होते हैं वो आपके काम करते हैं एंटी एल्कोहलिक की तरह। फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। नंबर ऑफ फार्मासिस्ट इन पीएचसी, आपसे कह रहा है कि नंबर ऑफ फार्मासिस्ट इन पीएचसी, प्राइमरी हेल्थ सेंटर पे कितने फार्मासिस्ट होने चाहिए? आप बताएंगे एक होना चाहिए। नंबर ऑफ फार्मासिस्ट इन पीएचसी एक फार्मासिस्ट रहेगा हमारा पीएचसी में। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे चल करके अगले क्वेश्चन में। ड्रग यूजफुल इन जोलिंजर इलिजन सिंड्रोम, मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ड्रग यूजफुल इन जोलिंजर इलिजन सिंड्रोम, जोलिंजर इलिजन सिंड्रोम में हम लोग कौन सी ड्रग का इस्तेमाल करते हैं? द राइट आंसर इज ओमेप्राजोल। ओमेप्राजोल जो कि पीपीआई होता है, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, इसका इस्तेमाल करते हैं जोलिंजर इलिजन सिंड्रोम में। ये मोस्ट ऑफ द एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, जो ऐसे क्वेश्चन जो जिनकी आने की संभावनाएं ज़्यादा हैं। ठीक है, अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ हमारे इस चैनल एग्जाम पैरा को सब्सक्राइब करें, हमारे इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे। 35 नंबर ऑफ क्वेश्चन। ग्रे बेबी सिंड्रोम इज ड्यू टू, देखिए ग्रे बेबी सिंड्रोम इज ड्यू टू, ग्रे बेबी सिंड्रोम किस वजह से होता है? आप बताएंगे क्लोरमफेनिकॉल। क्लोरमफेनिकॉल की वजह से होता है ग्रे बेबी सिंड्रोम। ग्रे बेबी सिंड्रोम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और फेवरेट क्वेश्चन है हमारी यूपीएनएचएम का। लगभग 3-4 बार से एग्जाम में ग्रे बेबी सिंड्रोम पूछा जा रहा है। ठीक है, तो ग्रे बेबी सिंड्रोम इज द साइड इफेक्ट ऑफ क्लोरमफेनिकॉल, जो एक एंटीबायोटिक होती है। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे जा करके 36 नंबर ऑफ क्वेश्चन पे चल रहे हैं। ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द मैनेजमेंट ऑफ स्टेटस इपिलेप्टिस, कह रहा है इपिलेप्सी आप जान रहे हैं, तो अगर स्टेटस इपिलेप्सी की बात हो रही है, ड्रग ऑफ चॉइस क्या देंगे? तो आप बताएंगे डाइजीपाम दे देंगे। इसको याद करने का सबसे बढ़िया तरीका है, इपिलेप्सी की अगर स्टेटस की बात आ जाएगी, इसके स्टेटस को मैनेज करने के लिए, मतलब एक तरीके से इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं कि अगर इपिलेप्सी के स्टेटस की बात आ जाएगी, स्टेटस को मैनेज करने के लिए, तो उसके लिए उसी के स्टैंडर्ड की दवा चाहिए डाइजीपाम। डाइजीपाम आप दे दीजिए तो इपिलेप्सी का जो है मैनेजमेंट हो जाएगा। तो ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द मैनेजमेंट ऑफ स्टेटस इपिलेप्सी, डाइजीपाम। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 37 नंबर ऑफ क्वेश्चन पे चलना है। इम्यूनोग्लोबुलिन प्रेजेंट इन वेरी लो कंसंट्रेशन इन नॉर्मल सीरम, कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन होता है जो नॉर्मल सीरम में बहुत ही कम मात्रा में पाया जाता है? आप बताएंगे आईजीई। रट लीजिए क्वेश्चन, याद कर लीजिए क्वेश्चन, दिमाग में बिल्कुल सेट कर लीजिए, कहीं ना कहीं टकराएगा जरूर। जितने भी क्वेश्चन मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ वो आपको कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्जाम में जरूर मिलेंगे। ठीक है, तो इम्यूनोग्लोबुलिन प्रेजेंट इन वेरी लो कंसंट्रेशन, बहुत ही कम मात्रा में पाया जाता है नॉर्मल सीरम में, वो होता है आईजीई। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 38 नंबर ऑफ क्वेश्चन, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन। एलॉन्ग विद बेंजोइक एसिड, कह रहा है बेंजोइक एसिड व्हाइटफील्ड ऑइंटमेंट अगर आप बना रहे हैं, व्हाइट फील्ड ऑइंटमेंट बना रहे हैं, तो बेंजोइक एसिड के साथ और क्या होना चाहिए? आप बताएंगे 3% ऑफ सैलिसाइलिक एसिड। बेंजोइक एसिड के साथ अगर व्हाइट फील्ड ऑइंटमेंट बना रहे हैं तो बेंजोइक एसिड के साथ 3% सैलिसाइलिक एसिड आपको ऐड करना पड़ेगा। 39 नंबर ऑफ क्वेश्चन पे चलेंगे। आया वो क्वेश्चन है, इसको भी देखेंगे हम लोग कि कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ प्लेग, अगर आपसे कह दिया जाए प्लेग का कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म क्या, प्लेग किसकी वजह से होता है? तो प्लेग देखिए चूहों में जो जुएं पाए जाते थे उस टाइम पे,
जब वो ओल्ड टाइम था, तो ओल्ड टाइम पे जब इसकी कोई दवा नहीं थी, कोई ट्रीटमेंट नहीं था, ना ही कोई जानकारी थी, तो उस समय क्या था, कैसे पता चला? जो चूहे होते हैं, चूहे में जो जुएँ पाए जाते हैं, पिस्सू, उनको पिस्सू को कहते हैं हम लोग, तो उससे ही प्लेग हो जाता था। प्लेग, इसको कहते थे ब्लैक डेथ, काली मृत्यु। और होता क्या था कि जो यर्सीनिया पेस्टिस है, ये इंटर कर जाता था ह्यूमन बॉडी के अंदर। फिर जो ब्लड वेसल्स हमारी होती हैं, जो वेन्स हैं या जो आर्टरी हैं, इनमें वो पहुंच जाता था, और क्या होता था कि ब्लड हमारा क्लॉट हो जाता था। जब ब्लड अंदर ही अंदर क्लॉट हो जाता था, तो बॉडी हमारी काली पड़ जाती थी। इसी वजह से इसको हम लोग कहते थे ब्लैक डेथ। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ प्लेग इज यर्सीनिया पेस्टिस। कॉन्स्टिट्यूटिव ऑर्गेनिज्म क्या होता है? यर्सीनिया पेस्टिस की वजह से क्या होता है? प्लेग। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। आज का अंतिम क्वेश्चन, 40 नंबर ऑफ क्वेश्चन, बुक ऑफ सेकेंडरी एंट्री, मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रट लो, याद कर लो कि सेकेंडरी एंट्री की बुक कौन सी होती है। आप बताएंगे लेजर। लेजर इज द बुक ऑफ सेकेंडरी एंट्री। ठीक है, तो सेकेंडरी एंट्री की बुक कौन सी है? लेजर। तो दोस्तों, हमारे आज के 40 क्वेश्चंस देखिए कंप्लीट हुए। अगला वीडियो अब आपको जल्दी मिलेगा, क्योंकि हमारे पास 2-3 दिन एग्जाम का समय बीच में बचा है, 1-2 दिन। तो इसको आप लोगों को जरूर देखना है। ये क्वेश्चंस ऐसे हैं, कहीं ना कहीं आपसे जरूर मिलने वाले हैं आगामी जो फार्मासिस्ट का एग्ज़ाम है उसमें। और परेशान नहीं होना है, चूँकि समय देखिए कम दिया गया है एग्ज़ाम की तैयारी के लिए गवर्नमेंट की तरफ से, चूँकि बहुत ही तेज़ तर्रार तरीके से, आज तक इतनी तेज़ कभी एग्ज़ाम नहीं हुआ यूपीएनएचएम का। अगर आपको इतनी तेज़ तर्रार तरीके से दे रहे हैं, एग्ज़ाम ले रहे हैं, तो हो सकता है इसका पेपर भी जो है ईज़ी आए। तो इसमें ज़्यादा कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, होगा जो देखा जाएगा। बाकी ये क्वेश्चंस आप लोग तैयार करिए और अपनी पढ़ाई जारी रखिए मस्त होकर के। थैंक यू सो मच।